हेलो बच्चों, मैं परिणीता क्लासेस से आपकी परिणीता मैडम। और आपका पिछला एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, सरफेस केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस। एक एप्लीकेशन एड्जॉर्प्शन का मैंने आपसे कहा था कि मैं जब नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो उसके पहले आपको ये मैं तैयार करा दूंगी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एड्जॉर्प्शन से। और एड्जॉर्प्शन जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम एक क्रोमैटोग्राफी करके एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। इस क्रोमैटोग्राफी के प्रोसेस को हम यहाँ पर समझेंगे। हमने यहाँ डायग्राम के थ्रू इसको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बाद हम अपना नया चैप्टर, सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशंस स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रोमैटोग्राफी से। क्रोमैटोग्राफी जो प्रोसेस है ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है सेपरेशन का, प्यूरिफिकेशन का और एलिमेंट्स की प्यूरिटी की टेस्टिंग का एक बहुत एफिशिएंट मेथड है। अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको आप अलग कर सकते हैं, आपके पास कंपाउंड्स हैं, आप 2-3 कंपाउंड्स मिक्स हैं उनको अलग कर सकते हैं इस मेथड से। स्वेट ने 1906 में इसे पहली बार यूज किया था। बच्चों डिफरेंट टाइप्स की क्रोमैटोग्राफी होती है, तो यहाँ पर हमने उनके नाम लिख दिए हैं। कॉलम क्रोमैटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी एंड गैस क्रोमैटोग्राफी। हम आपके लिए एड्जॉर्प्शन क्योंकि टॉपिक है तो उसमें कॉलम क्रोमैटोग्राफी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कॉलम क्रोमैटोग्राफी के लिए लिखा है यहाँ पर कि इट इज सिंपलेस्ट एंड वाइडली यूज्ड मेथड। इट इज बेस्ड ऑन एड्जॉर्प्शन फिनोमेना। The extent of adsorption of various constituents present in a mixture liquid जो कि moving phase है varies with given adsorbent जो कि stationary phase है। Common adsorbents are alumina Al2O3, silica gel, magnesium oxide, cellulose powder and active animal charcoal। बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपके 2-3 कंपोनेंट्स किसी मिक्सचर में प्रेजेंट हैं जो कि लिक्विड है और जो कि मोबाइल स्टेट में है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो मिक्सचर है वो मूविंग फेज में है और उसको हम अलग करेंगे एक एड्सॉर्बेंट की मदद से। तो एड्सॉर्बेंट हमारा जो है वो स्टेशनरी फेज है क्योंकि वो चलेगा नहीं, मूव नहीं करेगा, तो वो स्टेशनरी फेज हो गई। बच्चों ये रहा हमारा डायग्राम। यहाँ ऊपर आपने एक कॉलम पूरा लिया है और ऊपर उसमें आपने सॉल्वेंट एक भरा हुआ है। तो सॉल्वेंट जो है वो आपको एक सुटेबल सॉल्वेंट लेना होगा। मिक्सचर में देखिए मैंने क्रॉस करके और डॉट करके मैंने एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, 2 कंपोनेंट्स को शो किया है। मिक्सचर के अंदर 2 चीजें मिक्स है। अब आपको सुटेबल सॉल्वेंट इसलिए लेना है कि जिसमें आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो है उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो अलग अलग सॉल्युबिलिटी हो। मतलब आपके दोनों कंपोनेंट्स अगर इक्वली सॉल्युबल हो गए उस सॉल्वेंट में तो दिक्कत की बात है। तो दोनों की सॉल्युबिलिटी जो है डिफरेंट होनी चाहिए। कोई ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए मिक्सचर का कंपोनेंट और दूसरा जो है कम सॉल्युबल होना चाहिए। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है 2 आप कंपोनेंट्स मिक्सचर में रखें, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जैसे ही आप सॉल्वेंट डालते हैं मिक्सचर के ऊपर तो यहाँ देखिए नीचे हमने एड्सॉर्बेंट बनाया हुआ है और एड्सॉर्बेंट आपने यहाँ लिखा है एल्यूमिना, आप यूज कर सकते हैं सिलिका जेल या एक्टिवेटेड एनिमल चारकोल। तो कोई भी एड्सॉर्बेंट जो सुटेबल हो वो यहाँ भरेंगे और जैसे ही आप सॉल्वेंट ऊपर से गिराते हैं तो जो भी कंपोनेंट इन मिक्सचर में से सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा वो एड्सॉर्ब होके धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ बढ़ेगा। और आप यहाँ इस डायग्राम में दूसरे में आप देखिए कि जो डॉट वाला कंपोनेंट था, जो मैंने डॉट से शो किया था, वो कंपोनेंट नीचे आ गया है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी एड्सॉर्बेंट में ज्यादा है। और जो दूसरा एक्स करके कंपोनेंट था वो थोड़ा पीछे रह गया है। और आप देखें कि ये जो आपका कंपोनेंट है वो नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके गिर रहा है। यहाँ ग्लास वूल लिया हुआ है ताकि एड्सॉर्प्शन होके चीजें जो है वो बराबर तरीके से एक इक्वल कह सकते हैं
अमाउंट में जो है आपका लिक्विड बराबर तरीके से यहाँ गिरे। यहाँ जो भी आपके कंपोनेंट्स की दो अलग आप देख रहे हैं बैंड्स बन गई हैं, कलर्ड बैंड्स बन गई हैं। अगर ये कलर्ड कंपोनेंट्स होंगे तो इन बैंड्स को, इंडिविजुअल लेयर्स को हम बैंड्स कहते हैं और हर एक बैंड को हम जो है क्रोमैटोग्राम कहते हैं। तो बाय दिस मेथड यू कैन इजीली सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रोमैटोग्राफी, इसको आप तैयार कर लेंगे और इसके साथ हमारा खत्म होता है हमारा पहला पूरा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में होता है ना। और सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट और जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसकी स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आप अगर लिक्विड और लिक्विड को मिक्स करेंगे तो भी सॉल्यूशन बनेगा, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो भी सॉल्यूशन बनेगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन जो है किसी भी तरह का हो सकता है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो आपको मालूम है कि सॉल्यूशन, हर सॉल्यूशन का एक निश्चित कंसंट्रेशन होता है और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं हमारे पास। हमने क्लास 11 सम बेसिक कांसेप्ट्स एंड केमिकल अरिथमेटिक में पढ़ा था सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन के बारे में। तो वही नॉलेज आपको दोबारा से याद करके यहाँ पर अप्लाई करनी है, क्योंकि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास उन सारी चीजों की उपयोगिता अभी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में बच्चों हमारा जो सॉल्यूट रहेगा, जब भी हम सॉल्यूट के बारे में बात करेंगे तो सॉल्यूट हमारा A रहेगा और सॉल्वेंट हम B अज्यूम करेंगे। अब सबसे पहली चीज यहां पर मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज इट इज द अमाउंट ऑफ solute or solvent in per 100 gram of solution। सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट है उसका मास परसेंटेज जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज करें आपको सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो आपका फॉर्मूला हो गया मास परसेंटेज सॉल्यूट इज इक्वल टू, जो भी आपके सॉल्यूट का मास है वो आप यहां ऊपर लिखेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। आपका पूरा जो सॉल्यूशन है उसका मास कितना है वो नीचे रखेंगे और इसे 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको आपके सॉल्यूशन को 100 ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट विल बी प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस इज द फॉर्मूला। आप यहां पर चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए WB अपॉन WA प्लस WB into 100 ऐसा भी कर सकते हैं, where WB is the mass of solute and WA is mass of solvent। अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है मास परसेंटेज तो कोई दिक्कत नहीं है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। और क्योंकि आप सॉल्यूट का पहले निकाल चुके हैं अगर, तो आप यहाँ पर सिर्फ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को 100 में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर सॉल्वेंट के लिए आ जाएगा। तो यहां पर एक सवाल करते हैं हम लोग बच्चों, लिख लीजिए क्वेश्चन। इफ 25% सुक्रोज सॉल्यूशन, 25% सुक्रोज सॉल्यूशन इज प्रेजेंट in 250 gram solution, what will be the masses of solute यानी सुक्रोज एंड वाटर। तो यहाँ 25% आपके पास सॉल्यूशन के अंदर जो है 25% मास परसेंटेज है, और जब आपको मास परसेंटेज बताया गया है तो नो डाउट वो सुक्रोज का होगा। तो यहाँ आपके पास मास परसेंटेज ऑलरेडी है, तो यहाँ लिख देते हैं सुक्रोज मास परसेंटेज इज इक्वल टू, आप जानते हैं WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला। यहाँ मास परसेंटेज आपको सुक्रोज का दिया गया है तो 25,
आपको कितना सुक्रोज ग्राम में है वो नहीं पता, तो आप WB ऐसे ही रख दीजिए, और पूरे सॉल्यूशन का मास आपको मालूम है दैट इज 250, तो आप यहाँ पर ऐसे करके आप WB निकाल सकते हैं। और जब आप WB निकाल लेंगे तो आप फिर उसी WB को यूज करके चाहे तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। दूसरा टॉपिक हमारा है वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम सेकेंड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज द वॉल्यूम ऑफ solute or solvent in per 100 ml of solution। अगर आपके solute और solvent दोनों liquid state में है तो फिर आपको उनका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहिए। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ solute इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ solvent प्लस वॉल्यूम ऑफ solute into 100। आप ऐसे करेंगे तो आपका यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मोलैरिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मोलैरिटी, क्या डेफिनेशन हमने सीखी थी मोलैरिटी की? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी को हम लोग बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया डेफिनेशन। अब इसका फॉर्मूला कैसा होगा? तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत सिंपल फॉर्मूला जो है, हमने जो डेफिनेशन दी थी उसी से निकाल दिया। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि मोल्स जो है उसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोल्स इज इक्वल टू NB हम यहाँ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने V लिख दिया, और यहाँ लीटर में हमारा वॉल्यूम रहेगा। अब मोल्स को और सिंपल कर लो। मोल्स को आप कैसे सिंपल करोगे? मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो सभी को आता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB। तो यहां इसको पुट कर दीजिए आप अपने फॉर्मूले में। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन VA। यहाँ कर लीजिए आप, यहाँ सॉल्वेंट कभी दिया हो उसका वॉल्यूम, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन दिया हो तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ कंफ्यूजन में आप मत रहिएगा, आपको जो भी दिया हो आप यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो भी रख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो भी रख सकते हैं। इस फॉर्मूले में अपन कर सकते हैं, लेकिन जब मोलैरिटी हम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताऊंगी कि स्पेसिफिकली वहाँ पर सॉल्वेंट ही लेना होता है। तो यहाँ ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बच्चों कभी कभार क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन इन ml में दिया होता है, और फिर आपको ml को लीटर में करना होगा। तो नो डाउट यहाँ ml को आप लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे। तो अपन एक काम करते हैं, 1000 को ऊपर ही ले जाते हैं, और वॉल्यूम अब से हम हमेशा ml में रखेंगे। तो ये हमारा हो गया मोलैरिटी का पूरा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के ऊपर आप डिफरेंट सवाल लगा सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं सपोज कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4, आप नोट डाउन कर लीजिए, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 500 ml वाटर। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 500 ml of water. What will be the molarity of solution? तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा और आप इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिएगा। तो यहाँ 98 ऊपर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट भी 98 हो जाएगा, और आपका 500 ml सॉल्यूशन है तो यहाँ आप 500 ml रखोगे तो आप आंसर निकाल लोगे।
अब मोलारिटी में बच्चों कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा अलग तरीके का सवाल भी हो सकता है। वहाँ आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी होगी, आपको जो सॉल्यूशन है उसका मास बाय वेट ऑफ सॉल्यूट वो दिया होगा, तो उस समय आप सवाल को कैसे करोगे। तो हम आपके लिए यहाँ पर फॉर्मूला एक लिखते हैं। देखिए आपके पास मोलारिटी का एक दूसरा फॉर्मूला D इंटू एक्स इंटू 10 अपॉन एम बी, ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला है, वेयर D इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको ग्राम पर ml में दी होगी। X जो है ये मास परसेंटेज जो है वो सॉल्यूट के लिए स्पेशली होता है, तो ये आपको दिया होगा। 10 आपके फॉर्मूले में रखा जाएगा और mb मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का आप रखोगे। तो इसके ऊपर भी एक सवाल कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिए। इफ 93% H2SO4 H2SO4 solution is having density 1.84 gram per ml, then what will be the molarity of solution? तो ये सवाल करेंगे जब आप, तो यहाँ 93 तो आपका बाय परसेंटेज जो दिया था 93 आप यहाँ x की जगह रखेंगे, डेंसिटी आपकी 1.84 हो जाएगी, 10 आपको रखना ही है और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 98। तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रख के सारी चीजें रख के आप मोलारिटी आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। बच्चों यहाँ पर सवाल जो है वो मोलारिटी के ऊपर बहुत सारे आते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जितनी भी कॉम्पिटिशन्स होती हैं उसमें जब भी सॉल्यूशन चैप्टर आता है तो अकेले सॉल्यूशन चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। तो आपका कंसेप्ट कंसंट्रेशन को लेके जो है बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं अब एप्लीकेशंस ऑफ मोलारिटी। बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ मोलारिटी हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम नॉर्मेलिटी करेंगे तो जो एप्लीकेशंस हमने मोलारिटी में सीखी थी वही सेम टू सेम नॉर्मेलिटी में भी अप्लाई होती है। बस वहां पे जहां आप मोलारिटी पुट करते थे वहां नॉर्मेलिटी आपको पुट करना होगा। तो आप बिल्कुल वैसे ही एप्लीकेशंस को नॉर्मेलिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ मोलारिटी। याद रखिएगा नॉर्मेलिटी अगर हो जाए तो वहां भी यही फॉर्मूले काम आएंगे, बस मोलारिटी की जगह नॉर्मेलिटी रखना होगा। चलिए पहला हमारा जो एप्लीकेशन है दैट इज केस ऑफ डाइल्यूशन। बच्चों जब लेबोरेटरी में हम वर्क करते हैं तो कई बार बच्चे बहुत शैतानी करते हैं और क्या करते हैं कि जो भी लैब्स में हमारे रिएजेंट्स रखे होते हैं उसमें पानी ऐड कर देते हैं, है ना, होता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। बच्चे जो है जब उसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो कंसंट्रेशन जो पहले था उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नो डाउट चेंज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति सपोज करिए आपके पास है, किसी बच्चे ने एक सॉल्यूशन था उसमें पानी ऐड कर दिया है, तो नाउ इट इज केस ऑफ डाइल्यूशन। हाउ विल यू कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा केस ऑफ डाइल्यूशन बहुत आसान बच्चों, जो भी आपका पुराना सॉल्यूशन था उसकी मोलारिटी और वॉल्यूम आपको पता होगा और नए सॉल्यूशन जो अब आपके बन गए हैं तो उसकी मोलारिटी और वॉल्यूम ये रहा। यहाँ पर ओल्ड आप अपनी सुविधा के लिए लिख लीजिए और न्यू आप अपनी सुविधा के लिए लिख लीजिए। आप चाहे तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, वो तो आपको पता है आपने कौन सा नया और कौन सा पुराना लिया है। देखिए जब भी आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया होगा, जैसे आपको लीटर में दिया है तो आप लीटर ही रखिए, ml में दिया है तो आप ml ही रखिए, आप उसको चेंज नहीं करेंगे। याद रखिए अगर आपने पहली वाली चीज लीटर में ली है तो आपका दूसरा वॉल्यूम लीटर में ही होगा, है ना, तो ये तो आपके लिए आसान है। तो यहाँ पर एक सवाल हम करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले आ चुका है। तो सवाल है हमारा बच्चों, इफ 0.1 मोलर 10 ml H2SO4 solution is diluted and made 0.001 molar, what volume of water should be added?
वो कह रहा है कि सॉल्यूशन जो था पहले 0.1 मोलर था, 10 ml था, अब उसको जो है डाइल्यूट करके 0.001 मोलर कर दिया गया है। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब आपका कंसंट्रेशन शुरू में था वो ज़्यादा होगा और जब बाद में डाइल्यूट हो गया तो नो डाउट कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा फॉर्मूला शुरू होता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो यहाँ आपने 0.1 इंटू 10 किया और 0.001 इंटू v2 आप निकालेंगे। तो v2 आप सपोज करिए कि कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, आपका V2 बच्चों 1000 आ जाएगा, है कि नहीं? 1000 आ जाएगा। तो आपसे जो पूछा गया है वो ये नहीं पूछा गया है कि 1000 ml बता दो, आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड फॉर मेकिंग दिस सॉल्यूशन। तो दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्यूट जो हमारा पहले सॉल्यूशन था 10 ml वो भी इंक्लूडेड है। जो अभी आया है ना, ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया है। इसमें 10 ml तो पहले से ही प्रेजेंट था। तो आपने 1000 बनाने के लिए कितना वाटर ऐड किया? तो सिंपल आप करेंगे 1000 माइनस 10 यानी कि 990 ml। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों ये सवाल कंपटीशन में आ चुका है और बच्चे जो है जल्दीबाजी में 1000 लगा के निकल लेते हैं और सवाल हो जाता है गलत। तो ध्यान दीजिएगा उसकी लैंग्वेज पे पूछा गया क्या गया है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन। और सेकेंड एप्लीकेशन है हमारी केस ऑफ मिक्सिंग। केस ऑफ मिक्सिंग, ध्यान रहे एसिड्स और बेसिस जो है उनको अलग अलग मिक्स करना है। देखिए बच्चों, सपोज करिए आपकी लैब में डिफरेंट टेबल्स होती हैं और डिफरेंट टेबल्स में डिफरेंट एसिड्स रखे होते हैं। पहली टेबल पे भी HCl है, दूसरी पे भी HCl है, तीसरे पे भी HCl है। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि हर HCl का कंसंट्रेशन अलग होता है, क्योंकि बच्चों वाली लैब है तो वहाँ तो शैतानी होती है और सबका कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। अगर एक बच्चा आता है और एक टेस्ट ट्यूब में इस वाली टेबल से फर्स्ट नंबर की, सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की टेबल से अगर एसिड्स को मिलाकर एक मिक्सचर बना लेता है तो वो कंडीशन हुई केस ऑफ मिक्सिंग। ध्यान रखिएगा, आपको एसिड और बेस नहीं मिलाना है ना। आपको बेस 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 मिलाना है या एसिड 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 मिलाना है, एसिड और बेस अभी नहीं मिलाना है। दैट विल बी द केस ऑफ मिक्सिंग। तो जब भी आप मिक्सिंग करते हैं तो सिंपल आपके पास जो भी पहला एसिड है उसकी जानकारी आपके पास होगी, दैट इज M1V1। दूसरा जो भी एसिड है उसकी जानकारी आपके पास होगी M2V2। और अगर आपने दो ही चीजें मिक्स की हैं तो दैट विल बी इक्वल टू M3V3। दिस विल बी द मिक्सचर, M3V3 विल बी द मिक्सचर। और ये आपका फर्स्ट एसिड हो गया और ये सेकेंड। अगर आपने 3-4 एसिड मिलाए हैं तो आप वो चीजें आप बढ़ा सकते हैं, M3V3 प्लस M4V4 ऐसे करके आप फॉर्मूले को बढ़ा भी सकते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी आप दो चीजों को मिक्स करते हैं तो देयर वॉल्यूम्स बिकम एडिटिव, यानी V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3, क्योंकि अब मिक्सचर बन गया। तो यहाँ आपका V3 जो है वो V1 प्लस V2 रहेगा। तो दिस इज केस ऑफ मिक्सिंग। इसके ऊपर आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। एक जो कंपटीशन में बहुत बार आया है वो सवाल मैं आपको दे रही हूं करने के लिए। सवाल है आपके लिए 0.1 मोलर HCl and 0.5 molar HCl are mixed together by which 0.2 liter 0.2 molar 2 liter solution is formed. What volumes of both HCl are required?
ये जो आपका पहला वाला HCl है ना उसको A मान लीजिएगा और जो दूसरा वाला HCl है उसको B मान लीजिएगा और फिर इन दोनों को आपको मिक्स करना है जिससे कि एक आपका मिक्सचर बन गया जिसका 0.2 जो मोलारिटी है और 2 लीटर उसका टोटल वॉल्यूम है। तो आपको मुझे बताना है कि ये वॉल्यूम्स जो है दोनों के कितने कितने यूज होंगे। ध्यान रखिएगा दोनों के वॉल्यूम्स लीटर में होंगे। तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए आज रहेगा, कमेंट बॉक्स पे जाके आपको इसका आंसर मुझे देना होगा। चलिए करते हैं तीसरी कंडीशन, दैट इज केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबको मालूम है, एसिड और बेस मिलाते हैं तो वहां न्यूट्रल हो जाता है, सॉल्ट और वाटर बनता है ना। और जब आपके एसिड की स्ट्रेंथ, एसिड की शक्ति और बेस की शक्ति बराबर होती है तो वो होता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जब हम एसिड और बेस को बराबर मात्रा में लेते हैं, बराबर मात्रा भले ना हो लेकिन स्ट्रेंथ उनकी बराबर होनी चाहिए, तो दैट इज केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो हम यहां पर जो तीसरा केस ले रहे हैं वो है केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी एसिड और बेस बराबर स्ट्रेंथ के होंगे तो हमेशा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। थर्ड एप्लीकेशन, केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। बहुत सिंपल, आपको फॉर्मूला यूज करना है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बस बहुत सिंपल। आपके पास अगर एसिड की मोलैरिटी और वॉल्यूम है, अगर आपके पास बेस का मोलैरिटी है और वॉल्यूम पूछा जाता है तो बहुत आसानी से आप बता देंगे। तो ये आपका तीसरा केस हो गया। इस पे आपने बहुत सवाल भी कर रखे हैं। तो चलिए हम चलते हैं फोर्थ केस पर, दैट इज केस ऑफ इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है ये आपको समझ नहीं आया होगा तो बहुत आसान है। सपोज करिए कि ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें बहुत सारा एसिड है, आधे से ज़्यादा एसिड है और आप इसे न्यूट्रल करने के लिए बेस लेते हैं और वो दूसरी टेस्ट ट्यूब में सिर्फ इतना है। तो वो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो दैट मच अमाउंट ऑफ बेस विल न्यूट्रलाइज दिस मच अमाउंट ऑफ एसिड। तो ये बस इतना ही तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ, बाकी आपका एसिड जो है वो अनन्यूट्रलाइज्ड प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ केस आप समझ गए होंगे कि या तो एसिड ज्यादा होगा या बेस ज्यादा होगा। तब आप ऐसी स्थिति में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? तो यहाँ आपका फॉर्मूला हो जाएगा M1V1 माइनस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। ये जो भी चीज आएगी M3V3 ये रेसिडुअल कंपोनेंट होगा, वो चाहे एसिड बचा हो चाहे बेस बचा हो, उस कंपोनेंट की मोलैरिटी आप कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखिएगा जो भी कंपोनेंट एसिड या बेस में से ज्यादा होगा वो आपको M1V1 लेना है। आप कहेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा है? तो देखिए आपको एसिड का और बेस का मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया होगा, तो आप मोलैरिटी और वॉल्यूम एसिड की मल्टीप्लाई कीजिएगा और बेस की भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, वॉल्यूम और मोलैरिटी, जिसका भी प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो M1V1 रखा जाएगा। क्लियर? तो ये हो गए हमारे सारे केसेस। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आपका 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम का पीएच वाला टॉपिक भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपका यहाँ पर गड़बड़ है ना तो आपका वो वाला टॉपिक पीएच भी गया और सॉल्यूशन तो गया ही गया। तो यहाँ आप इसको हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तैयार रखिएगा। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना नया टॉपिक। हमारा नया टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन। बच्चों मोल फ्रैक्शन जो है हम x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल X है ना। और मोल फ्रैक्शन जो है एक रेशियो है। मोल फ्रैक्शन it is a ratio of number of moles of any component to the total number of moles of solution। तो ये एक रेशियो है और ये रेशियो जो है
number of moles of any of the component of the solution to the total number of moles of all the components of the solution। तो यहाँ x से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। और आप देखिए, अगर सपोज करिए आपके सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए A, B और C। यहाँ पर वाटर जो है आप सॉल्यूशन में अगर ले रहे हैं तो वो भी एक कंपोनेंट गिना जाएगा। तो यहाँ 3 कंपोनेंट्स हैं और आपको किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, लाइक A के लिए, तो आपको सिंपल मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C करना पड़ेगा। यानी नीचे टोटल सारे मोल्स नीचे और जिस कंपोनेंट का चाहिए उसका मोल ऊपर आपको रखना होगा। इसी तरीके से B के लिए आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc करेंगे। यहां लिख देते हैं अपन Na, Nb, Nc आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, B, C। ठीक, अच्छा, अब ये हो गया हमारा यहाँ पर क्लियर। सपोज करिए कि आपको C के लिए भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बच्चों मैथ्स के हिसाब से आपको पता है कि अगर हम C के लिए रखेंगे तो ऐसा हमको रखना होगा, बिल्कुल इस तरह से। और आप जानते हैं कि मैथ्स के हिसाब से यदि XA प्लस XB प्लस XC करें तो दैट विल बी इक्वल टू 1, ऐसा आएगा। तो जब आपने 2 कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया है तो आप XC का कैलकुलेट करने के लिए ये तरीका भी लगा सकते हैं। तो ये एक समझ की बात है, टाइम वेस्ट ना हो तो इस तरह से आप करेंगे। अच्छा बच्चों, कई बार क्या होता है कि मास जो है आपको सॉल्यूट का मास जो है दिया होता है और मोल्स नहीं दिए होते हैं। तो जब आपको मासेस दिए हों कंपोनेंट्स के तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करिएगा। तो आपका फॉर्मूला तब उस स्थिति में ऐसा रहेगा। देखिए, इसे आप कई बार कर चुके हैं, मैं तो आपको बस जस्ट एक रिवाइज दे रही हूं यहाँ पर, ताकि आप दोबारा से इसे याद करके शुरू कर लें। ये देखिए, आपने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ WA जो है वो मास ऑफ A कंपोनेंट हो गया, M उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। सभी बच्चे जानते हैं मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो वही मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन जो है आराम से निकाल सकते हैं। बोर्ड आपका है इस साल, तो बोर्ड के पेपर में बहुत बार सॉल्यूशन चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन 25% वाटर, 25% ethanol and 25% acetic and 50% acetic acid is present. What will be the mole fraction of each component? तो ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ 25% वाटर है, 25% इथेनॉल है और 50% एसिटिक एसिड है। आपको सभी चीज़ों का फॉर्मूला मालूम है, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, आप इसे पुट करेंगे और आंसर्स अपने निकालेंगे। हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है इफ 5.85 ग्राम NaCl is present in 90 ग्राम वाटर, what will be the mole fraction of NaCl? तो हमारे 90 ग्राम पानी में 5.85 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। तो आप सिंपली फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट आप टाइम वेस्ट ना करते हुए। 5.85 ग्राम NaCl है ना, और NaCl का मॉलिक्यूलर मास 23 प्लस 35.5 दैट विल बी 58.5। तो ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो 58.5 डिवाइडेड बाय 5.85 अपॉन 58.5 प्लस वाटर का कितना अमाउंट है 90 ग्राम्स, तो 90 आप ऊपर रखें और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो आप यहाँ नीचे 18 रखिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। बच्चों देखिए, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये हमारा रेशियो है, तो रेशियो जो होता है उसकी यूनिट नहीं होती। अच्छा, और मोलैरिटी के लिए जो हमने टॉपिक अभी इससे पहले किया, मोलैरिटी के लिए तो आप डायरेक्ट M लिख सकते हैं, जो भी आपकी मोलैरिटी आए, या फिर आप मोल पर लीटर आप लिखेंगे मोलैरिटी की जगह।
अच्छा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कभी कभार क्या होता है कि हमें सॉल्यूशंस में मोलारिटी जो है वो ऑलरेडी गिवन रहती है, लेकिन वो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं बोलते, वो सिंपली बोल देते हैं डेसी मोलर सॉल्यूशन है या मिली मोलर सॉल्यूशन है। तो उससे रिप्रेजेंट क्या होता है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये सारी चीज़ें। सपोज मोलर सॉल्यूशन कहा गया, तो मोलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 मोलर, सेमी मोलर इज इक्वल टू 1/2 मोलर या 0.5 मोलर या m/2 भी लिख सकते हैं। देन डेसी मोलर इज 1/10 m या फिर m/10, ऐसा भी लिख सकते हैं। डेका मोलर इज 10 मोलर। देन सेंटीमोलर इज इक्वल टू 1/100 m या फिर m/100। मिलीमोलर इज 1/1000 m या फिर m/1000। तो ये आपको कुछ टर्म्स जो है वो यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। इफ अ सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl इज टेकन, तो सेमी मोलर मीन्स हाफ मोलर। तो ये आप थोड़ा सा टर्म्स को यूज करेंगे। अब हम चलते हैं नए टॉपिक में। मोल फ्रैक्शन हमने देख लिया, अब हम आते हैं नए टॉपिक में। हमारा नया टॉपिक है मोलैलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोलैलिटी। बच्चों मोलैलिटी जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। It is the number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent। मैंने आपसे पहले कहा था आज क्लास शुरू होने पर कि देखिए मोलैलिटी में कोई समझौता नहीं, वहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट लेना होता है। मोलैलिटी में सॉल्वेंट या सॉल्यूशन चल जाता है, लेकिन मोलैलिटी में सिर्फ सॉल्वेंट का हमें मास लेना होता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे। बच्चों कई बार कंपटीशन में एक क्वेश्चन आया है 1 मोलल इज, तो 1 मोलल इज में 4 ऑप्शन जो दिए थे, पूरी डेफिनेशन दी थी। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका आंसर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे जो है जल्दीबाजी में डेफिनेशन में धोखा खा जाते हैं और वहाँ गलत कर देते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब मोलैलिटी में बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे आपको 1 किलोग्राम कहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये तो बहुत सरल फॉर्मूला है, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको NB करिए क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और मास ऑफ सॉल्वेंट को स्पेशली WA लिखिए यहाँ किलोग्राम में। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। अब और सिंप्लीफाई करिए तो नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? WB अपॉन MB यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये रहा आपका फॉर्मूला। बच्चों कई बार आपको सॉल्वेंट जो है वो ग्राम्स में दिया होगा, तो आपको फिर वही दिक्कत कि 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में आप लाएं। तो यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 अल्टीमेटली ऊपर, तो यहाँ हम फाइनली लिख ही देते हैं। अब लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा आपको सॉल्वेंट का जो मास है वो ग्राम में रखना है। तो आप एक फॉर्मूले पे फोकस किया करिए। आप दोनों तरीके की चीज़ याद करते हैं, वहीं कंफ्यूजन होता है। आप एक चीज़ याद करेंगे तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि मैं ये पढ़ के आया हूँ और बस यही सही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। चलिए हम करते हैं एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मोलैलिटी को क्लियर करने के लिए। लिख लीजिए, suppose 90 gram of glucose is present in 2
250 ग्राम वाटर, व्हाट विल बी मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला है WB अपॉन MB इन 2000 अपॉन WA इन ग्राम्स। आपके पास 90 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास ये रहा फॉर्मूला 180 आ जाएगा, आपको कैलकुलेट करना आता है, मैं नहीं बताऊंगी। ये आपका हो गया 1000 और नीचे वाटर आपसे कहा था 250 ग्राम है, तो मोलालिटी आपकी आ जाएगी। तो बच्चों ये हुआ हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला और इस पे आप कई सवाल लगा सकते हैं, लेकिन सवाल तो थोड़े टिपिकल होंगे आपके लिए। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमको मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी रहती है और हमसे पूछ लिया जाता है मोलालिटी, तो ये तो बड़ी गलत बात है। मोलारिटी दे रखी है और मोलालिटी पूछ लिया, तो हमें कोई रिलेशन बनना चाहिए ना इनके बीच में, देयर शुड बी सम रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। तो यहाँ बच्चों एक रिलेशन है हमारे पास, अगर आपके पास मोलारिटी है तो आप मोलालिटी निकाल सकते हैं। ये रहा आपके पास फॉर्मूला, देखिए बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। ये आपका स्मॉल m मोलालिटी हो गया, कैपिटल M आपका मोलारिटी हो गया, D आपकी डेंसिटी हो गई, M फिर से मोलारिटी और MB जो है दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी आप सॉल्यूट घोलेंगे सॉल्यूशन में वो। तो यहाँ आप इस फॉर्मूले को यूज करके आराम से मोलालिटी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक सवाल लिख लीजिए बच्चों, आप फटाफट इसको निकाल पाएंगे। इफ 2.03 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, if 2.03 molar acetic acid solution has density 1.017 gram per ml, what will be the molality of solution? तो ये सवाल आपने नोट कर लिया, अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा और यहाँ फटाफट जो है इसका आंसर आप निकाल पाओगे। बच्चों ये जो सवाल मैंने आपको बोला ये इस फॉर्मूले पे आपने रख के किया, लेकिन मैं इसको आपको एक दूसरे तरीके से भी बताना चाहती हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे, लेकिन मुझे तो सारे तरीके बताने होंगे, तो मैं इसको करती हूँ दूसरे तरीके से। तो यहाँ सबसे पहले आपके पास 2.03 मोलर सॉल्यूशन का मोलारिटी है ना, एसिटिक एसिड की, तो मोलारिटी आपके पास है 2.03 मोलर। आप अपने सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकाल लीजिए। स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट करना होता है, तो मोलारिटी आपकी इतनी है और मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड ये रहा फॉर्मूला CH3COOH, इसका 60 आ जाएगा एग्जैक्टली। तो ये लगभग आपका 121.8 ग्राम पर लीटर आ जाएगी आपकी स्ट्रेंथ। अब आपके पास ये जो ग्राम है ये तो सॉल्यूट का मास आ गया, तो WB आपके पास है 121.8 ग्राम। और बच्चों सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी आ चुका है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जिसको आप VA लिख सकते हैं, 1 लीटर 1000 ml पूरा का पूरा है आपके पास। अब आपके पास डेंसिटी दी हुई थी सवाल में, है ना, कितनी थी 1.017 ग्राम पर ml। तो बच्चों आपको फॉर्मूला मालूम है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी आपकी है 1.017, मास आपको सॉल्यूशन का पूरा मास निकालना है, पूरा सॉल्यूट के साथ आपको वाटर का पूरा मास बताना है, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है वो 1000 है। तो इसको करने से आपके पास सॉल्यूशन का मास आ जाएगा बच्चों, और वो आ जाएगा आपका इतना। तो बच्चों ये हमारा आ गया पूरे सॉल्यूशन का मास, दैट इज 1017 ग्राम। अब आपको तो सिर्फ पानी का चाहिए, तो आप क्या करेंगे 1017 को अपने सॉल्यूट के मास से माइनस कर देंगे 121.8, तो इससे आ जाएगा आपके सॉल्वेंट का मास। अब बस आपके पास सॉल्वेंट का मास आ चुका है, तो डायरेक्ट आप लगाइए मोलालिटी का फॉर्मूला WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। यहाँ WB की जगह 121.8 रखिएगा, MB
AB यानी एसिटिक एसिड के लिए 60 और WA आपका यहाँ माइनस करने पर आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि ये पहले वाला फॉर्मूला और अभी जो मैंने यूज़ किया दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, दोनों में से जो भी आपको सरल लगे आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन में देखिए जो मेथड होता है उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, आपको तो जल्दी करना होता है। कंपटीशन का मतलब होता है मेमोरी इनटू स्पीड, मेमोरी में कितना है और स्पीड आपकी क्या है। तो बच्चों यहाँ हम आज इसको स्टॉप करते हैं। यहाँ तक जितना मैंने आपको कराया आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अगली क्लास में हम चैप्टर के बिल्कुल ऊपर पहुँच जाएंगे। अभी तो हम सुपरफिशियल जो टॉपिक्स थे वो पढ़ रहे थे, अब हम टॉपिक के अंदर चलेंगे और पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो तैयारी करते रहिए, खूब पढ़िए।